हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आरबीएल बैंक के शेयर में आज 22% का भूचाल देखने को मिला और शेयर अपने ऑल टाइम लो के आसपास बंद हुआ। हम अपने चैनल पर कई बार जो है शेयर पर वीडियो डाल चुके हैं और आपको अलर्ट कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी किसी तरह से आपके फेवर में नहीं है। फ्रेंड्स, क्या ये अगला यस बैंक बनने की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े जो है क्रैक के संकेत दे रहे हैं आने वाले समय में। तो आपका जो माल है उसे बेचकर निकल जाना चाहिए। फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, फंडामेंटली हर पैरामीटर पे डिटेल में हमने इस वीडियो में बात करने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टॉक मार्केट की हर न्यूज़ का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टॉक फ्रेंड्स आज 23% के आसपास गिरा, 87 रुपये के जो है रिकॉर्ड लो के आसपास बंद हुआ है। न्यूज़ ये आई थी कि जो है आर कुमार साहब को, सुब्रमण्य कुमार साहब को एमडी एंड सीईओ इन्होंने नियुक्त किया है 3 साल के लिए। अब जो कुमार जी हैं ये जो है इससे पहले जो है आईओबी के ईडी रह चुके हैं, पीएसयू बैंक में आईओबी के एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं, शायद पीएनबी में ये ईडी रहे हैं। इनका जो पूरा टेन्योर है वो पीएसयू बैंक का है और ऐसी बैंक्स को संभालने का है जहां एसेट क्वालिटी के बड़े कंसर्न है। पीएसयू बैंक में आपने देखा है कि एसेट क्वालिटी के कंसर्न है और वहां पर जो बैंकिंग है वो प्राइवेट बैंकिंग से बिल्कुल अलग है। तो जिस भी कंपनी में इस तरह के एमडी एंड सीईओ का जो है नियुक्ति होती है वहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि कहीं एसेट क्वालिटी को लेके बड़े कंसर्न तो नहीं है। इससे पहले भी मैनेजमेंट में बड़े बदलाव हुए थे। आरबीआई ने अपने बोर्ड का मेंबर जो है अपॉइंट किया था, जो इनके सीईओ थे उनको छुट्टी पर भेज दिया था। आहूजा साहब को जो है इंटरिम सीईओ किया था, जिनका कार्यकाल पूरा होने वाला है 24 तारीख को, और अब यहाँ पर 3 साल के लिए जो है नया एमडी एंड सीईओ को नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, कंसर्न सिर्फ ये नहीं है जो मार्केट को लग रहा है, यहाँ कंसर्न्स और बहुत बड़े हैं। डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। पहले तो यहाँ पर इसका चार्ट हमने आपके लिए खोला है। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए किस तरह से ये स्टॉक 700 साढ़े 700 रुपये से कंटिन्यूसली गिरा है। आप समझ लीजिए हल्के से बाउंस बैक में किस तरह की सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, कहीं भी आप देख लीजिए, और किस तरह से यहाँ जिसने भी पैसा लगाया होगा वहाँ पर उसकी कैपिटल जो है सिर्फ और सिर्फ इरोड हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जो अपॉइंटमेंट इन्होंने किया है वो इन्वेस्टर के मन में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा कर रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी रिस्किएस्ट प्ले होता है, और अगर आप जो है रिसेंट में उन शेयर्स के नाम गिनना चाहोगे जो बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं तो उसमें 50% तो बैंकिंग के होंगे ही होंगे। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आप देख लीजिए अपने हाई से कितना करेक्टेड है। डीएचएफएल क्लासिक एग्जांपल है, लक्ष्मी विलास बैंक और आरबीएल बैंक, लाइन है। सारे पीएसयू बैंक को भी अगर आप लाइफ टाइम हाई से देखोगे तो 80% टूटे हुए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर जब कैपिटल इरोड होगी तो आपको कुछ नहीं होगा। यस बैंक आप देख लीजिए, क्लासिक एग्जाम्पल है। हमने आपको बताया था कि 12 रुपये में भी मत खरीदिए और यहाँ पर कोई पैसा बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी और फियर का माहौल है और सब कुछ यस आरबीएल बैंक में सही नहीं है। आप थोड़ा आगे समझने की कोशिश करिए इस बात को कि यहाँ पर एसेट क्वालिटी का कंसर्न बना हुआ है। इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर कोई भी बैंक एग्रेसिवली ग्रो करता है, 2014 से लेके 2016-17 तक, इवन 12 से लेके 15-16 तक, पिछले जो है 6-7 साल की बैलेंस शीट देखोगे इस बैंक की 2017 तक, तो इसने हर 3 साल में अपनी बैलेंस शीट को डबल किया, इतनी एग्रेसिवली ग्रोथ की। और वहाँ पर आप देखिए इनकी हालत क्या हुई है। इस इंडस्ट्री में अगर आप एग्रेसिवली ग्रो करोगे तो एसेट क्वालिटी का कंसर्न होगा, और एसेट क्वालिटी एक बार डिटोरिएट हुई तो स्टॉक की डी रेटिंग होना तय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आरबीएल बैंक डूब जाएगा या इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये जो है चलता रहेगा, पर चलता रहना ही एनफ नहीं है इन्वेस्टर के लिए। वो एक न्यूज़ अच्छी हो सकती है डिपॉजिटर के लिए कि उनका पैसा चलो कहीं जा नहीं रहा है। यस बैंक के केस में सर्वाइव तो वो कर रहा है, पर इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनेगा। इन्वेस्टर का पैसा तब बनेगा जब ग्रोथ है 15-20% CAGR की और एसेट क्वालिटी मेंटेन है, जैसे एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के केस में। और वो इस तरह के बैंक के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर इसका लाइसेंस भी कैंसिल नहीं होता है, ये कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट भी बनाता रहता है थोड़ा बहुत, तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। आप इस बात को समझिए, आपका पैसा बनेगा हायर ग्रोथ विद इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी, और वहाँ वो असर अभी आरबीएल बैंक में तो नहीं दिखते। अगर एसेट क्वालिटी को कंट्रोल कर भी लिया तो ग्रोथ नहीं आएगी।
तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इन्वेस्टर के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है। डिपॉजिटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इसका पैसा है तो वो फिर भी अपना पैसा रखे कि चलो रातों रात कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहा है या किसी और बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा या 5 लाख तक मेरा इंश्योरेंस है DICGC से, दैट इज अ सेपरेट थिंग। पर एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इस बैंक में कुछ नहीं बचा है। 87 रुपए का CMP है, 5200 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। तो क्या बाय या एवरेज करने का टाइम है? अगर आप बाय या एवरेजिंग करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको नीचे के लेवल तो यहां से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। टेक्निकल बाउंस बैक 5-10-20% का आ जाए वो सेपरेट चीज है, पर वो एक उछाल में निकलने का मौका नीचे के लेवल तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पर अगर स्टेबिलिटी भी आती है तो आपको कोई यहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिलने वाला नहीं है कि ये 3-4 गुना हो जाएगा, 300 रुपये चला जाएगा। इस बात को आप समझिए कि अगर कंसर्न्स कम भी होते हैं तो भी इस स्टॉक में कोई बड़ी रैली आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी और फियर का माहौल है और ऐसे में हर उछाल पर बिकवाली देखने को मिलेगी। और मैं एक ही बात कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, बैंकिंग और NBFC स्पेस में सस्ते शेयर्स की कमी नहीं है। भर के आप PSU बैंक का कोई भी शेयर देख लीजिए, बुक वैल्यू के आधे पे या 0.60 पे ट्रेड कर रहा है और EPS P में 4-5-6 के PE पे 55,000 करोड़ रुपए कमाने वाले बैंक्स आपको 25-30 हज़ार की मार्केट कैपिटल पे मिल रहे हैं। चाहे आप इंडियन बैंक देख लीजिए, केनरा बैंक देख लीजिए या और भी कोई PSU बैंक देख लीजिए, दिग्गज SBI भी आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ना इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन की कमी है ना किसी और चीज़ की। इस तरह के बैंक में अगर आपने बॉटम फिशिंग करी तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस बात को समझ लीजिए। उछाल में निकलेंगे तो सुखी रहेंगे और यहाँ पर नीचे के लेवल्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर के लेवल्स कैप्ड हैं, वहाँ कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, सिर्फ करेक्शन की वजह से मत खरीदिए। पहले भी DHFL और यस बैंक में लोगों का पैसा डूबा है, चाहे ये DHFL यस बैंक ना भी बने और ये चलता भी रहे, पर तब भी यहाँ ग्रोथ के चांसेस और पैसा बनने का चांसेस बहुत मुश्किल है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को। थैंक यू।